हम बात कर रहे थे अपने इन टेक्निक्स की। एक हमारी लास्ट टेक्निक बची हुई है, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि ये जाहिर सी बात है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन जैसे नाम से लग रहा है क्रिस्टलीकरण, तो कहीं ना कहीं इसमें क्रिस्टल बना के निकालने पड़ते होंगे, क्रिस्टल्स बनते होंगे, उनको निकालना होता होगा, ऐसा कुछ होगा, ये इसके नाम से लग रहा है, राइट। तो इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कि हमें एग्जांपल देती हूँ मैं आपको सी वाटर का, समुद्री जल का। ठीक है, समुद्री जल में क्या होता है, बहुत नमक के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो सी वाटर है, इसमें से हमें नमक निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें पहले सॉल्ट ऐड करना है, ठीक। और इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना रखे हुए, तो क्या होगा, जो जो धूल मिट्टी और जो बालू है, वो सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे निकल आएंगे, राइट। और जो हमारा नमक है वो इसमें घुला हुआ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक धागा डालेंगे, एक थ्रेड डालने के बाद हम इसको ठंडा कर देंगे काफी कम टेम्परेचर पे, कूलिंग कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कि नमक है, नमक को ठंडा करके हम ऐसे ही निकालेंगे, तो जो साल्ट है हमारा, ये जो इसके आसपास बहुत सारे क्रिस्टल्स नमक के लग के तैयार हो जाएंगे इस शेप में। तो जब नमक के सारे क्रिस्टल यहाँ इस थ्रेड पे लग जाएंगे, तो इस थ्रेड को हम बाहर निकाल के अपना सिर्फ और सिर्फ नमक प्राप्त कर सकते हैं। ये नमक किस फॉर्म में होगा, नमक क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को वाष्पीकरण से, इवेपोराइजेशन प्रोसेस से अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण में कुछ जैसे हम गर्म करते हैं तो कुछ चीजें जैसे कि चीनी वगैरह है, अब उसमें ज्यादा जल गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो और फिर उसके बाद भी कुछ उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं सॉलिड में लगी हुई, इस वजह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को इवेपोरेशन से ज्यादा अच्छा माना जाता है वाष्पीकरण विधि से। तो ये क्रिस्टलीकरण हमारा हो गया। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए हम मोस्टली इस विधि का यूज करते हैं, और एलम निकालने के लिए यूज करते हैं, और कॉपर सल्फेट को अलग करने के लिए हम इसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच अंतर को समझना है। पहले हमने पढ़ा था भौतिक गुण के बारे में, जैसे कि हमने देखा था कि कौन कितना कठोर है, कितना दृढ़ है, उसमें भाव कितना है, घनत्व कैसा है, सॉलिड, इसको ध्यान में रखना है आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा था इनके फिजिकल कैरेक्टर के बारे में, कौन कितना ठोस है, सॉलिड को तोड़ सकते हैं, लिक्विड को नहीं तोड़ सकते हैं, लिक्विड मूव कर सकता है, बह सकता है, सॉलिड बह नहीं सकता, राइट। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको बोलते हैं फिजिकल कैरेक्टर। वहीं दूसरी चीज क्या है, आप जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो भौतिक परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन साथ में केमिकल चेंजेस भी होते हैं। भौतिक परिवर्तन, अंतर रूपांतरण को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए गए होते हैं। जैसे कि हम आइस है, आइस को अगर हम लिक्विड फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, लेकिन कंपोजिशन तो वही रहेगी, उसमें तो कुछ बदलाव आना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई उसकी। और उनकी रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि बर्फ, जल, वाष्प, ये सब इनके एग्जाम्पल दिखते अलग अलग है, स्टेट अलग अलग होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपोजिशन सेम रहता है। अब बात करते हैं किसकी, जल और खाना बनाने वाले तेल, राइट। दोनों ही लिक्विड है, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, इनकी स्मेल में अंतर है, इनकी जलनशीलता में अंतर है। तेल जल्दी आग पकड़ता है, जबकि पानी आग को बुझाता है। तेल का ये रासायनिक गुण है, जल से इसे अलग करता है, क्या, जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है कि अब भाई कोयला है, कोयला जल जाता है, तो अब जलने के बाद उसको हम कोयला कैसे प्राप्त करेंगे, तो जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन लेके आता है।
अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जलाएंगे तो हम उसके धुएं से वापस अगरबत्ती नहीं बना सकते, राइट। तो कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गई उसकी। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन लेके आता है और हम एक नया पदार्थ पाते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अंतर समझिए सबसे पहली बात फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। जब भौतिक गुणों में चेंज होता है तो भौतिक गुण चेंज होने के बाद, फिजिकल कैरेक्टर चेंज होने के बाद हमें जरूरी नहीं कि कोई नया कंपाउंड या नई चीज मिल जाए, लेकिन जब किसी में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, जब किसी में केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देते हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है। और दूसरी बात, फिजिकल जब चेंजेस होते हैं तो ये स्थायी से अस्थायी भी हो सकते हैं, कि मतलब हमें वापस पानी से आइस मिली और आइस से फिर पानी मिल गया, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे कोयला प्राप्त करने की विधि, केमिकल कंपोजिशन चेंज करके कोयला मिलता है, राइट। कोयले को अगर जला देते हैं तो वापस कोयला हमें नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें हैं कि इनके केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन में अंतर, राइट। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। वो ठोस से गैस बन जाती है, प्लस वापस उसमें मोमबत्ती को, धुएं से हम मोमबत्ती नहीं बना सकते। ये तो थे भौतिक और रासायनिक गुण। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर तत्व या यौगिक, एलिमेंट या कंपाउंड में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखते हैं तत्व क्या है। थोड़े से फैक्ट हैं, इनको जान लीजिए। रॉबर्ट बायल पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बायल। और फ्रांस के रासायनिक वैज्ञानिक थे एंटोनी लॉरेंट लवाइलिजिए। खैर इनका नाम इतना ज्यादा टफ है कि कोई पूछे, यूपीएससी पूछेगा भी नहीं। सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इनके अनुसार डेफिनेशन क्या थी, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दिस इज द बेस एलिमेंट, या बोले किसी पदार्थ की नींव यहीं से शुरू होती है। कहां से? एलिमेंट से। अब आप चाहें कि एलिमेंट को हम तोड़ दें, एलिमेंट से कुछ नया बना लें, तो वो हम नहीं बना सकते। ये एलिमेंट की एक खासियत होती है। एलिमेंट को हम 3 तरीकों से विभाजित किया गया है। एलिमेंट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? धातु, उपधातु और अधातु। मतलब मेटल, और ये हुआ नॉन मेटल, और ये क्या हुआ? मेटलॉइड। तीन तरीके के हो गए, धातु, उपधातु और अधातु। मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड में अंतर क्या होता है। मेटल के बारे में इन्होंने बोला है कि धातुओं के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये चमकीली होती हैं, जैसे कि गोल्ड, एग्जाम्पल के तौर पे। चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, इनमें अपनी चमक होती है। ये धातुओं के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनको आप एक बार याद कर लेना कि चमकीली होती हैं, इनका रंग होता है अपना, और ये अच्छी कंडक्टर होती हैं, ताप और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। तन्य मतलब इनको खींचा जा सकता है, इनसे एक तार बनाया जा सकता है, तन्यता इसी को बोलते हैं। इनको खींच के हम तार बना सकते हैं। ये आघातवर्ध होते हैं। इनको अगर हम आघातवर्ध मतलब अगर हम इसको ठोकते पीटते हैं तो वो चटकती नहीं है, बल्कि पतली चादर के रूप में बन जाती है। इस वजह से इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होती है? ये सोनोरस होती है, मतलब प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। अगर इसमें साउंड जाएगा तो साउंड वापस भी आएगा, इसलिए बोलते हैं इसको सोनोरस।
ये क्या हो गए, ये आपके मेटल्स के करेक्टर्स हो गए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब आपकी धातुएं हो गई हैं। पोटेशियम इत्यादि भी धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा को हम धातु, जो आवर्त सारणी है हमारी, उसके हिसाब से पारा धातु है, लेकिन फिर भी ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, एकदम चमकीला सफेद। अब तीसरा एलिमेंट क्या है? फर्स्ट था मेटल, सेकंड था नॉन मेटल। नॉन मेटल की हम बात करते हैं। नॉन मेटल क्या है? ये अलग अलग रंगों की होती हैं। इनमें क्या है कि जो अधातुएं हैं, ये कुछ कुछ या सभी गुण, इनमें या तो कुछ हो सकते हैं या सारे गुण हो सकते हैं। कौन कौन से? अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। और जो धातु थी उनसे अपोजिट धातुएं क्या थी? अच्छी कंडक्टर थी। और ये क्या है? अच्छी कंडक्टर नहीं होते हैं टेम्परेचर और विद्युत के, टेम्परेचर एंड लाइट के। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धनी होती है, मतलब इनमें चमक नहीं होती है। इनको हम तोड़कर एक शीट की तरह नहीं बना सकते हैं। और ये नॉन सोनोरस होती हैं। ठीक, जो धातु करेक्टर थे उनके जस्ट अपोजिट अधातुओं के, नॉन मेटल के करेक्टर होंगे। इसमें कुछ याद रखना नहीं है। अगर आप एक याद रख लेंगे तो आपको दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। राइट? धातु मतलब सोना, चांदी, तांबा, हीरा, लोहा, पन्ना, ये सब लोहा। और अधातुओं में क्या आता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपकी गैसेस फॉर्म में है। अब तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो। इनको हम बोलेंगे मेटलॉइड, या हिंदी में बोलेंगे उपधातु। इनका करेक्टर होता है कि ये धातुएं और अधातु है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी होती है। ये इनमें दोनों के कुछ कुछ करेक्टर्स होते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया है? उपधातु, मतलब मेटलॉइड। नाइदर प्रॉपर मेटल, नाइदर प्रॉपर नॉन मेटल। राइट? जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये मेटलॉइड की श्रेणी में आते हैं। इनमें कुछ लक्षण धातुओं के भी होंगे और इनमें कुछ लक्षण उपधातुओं के भी होंगे। इस वजह से इनको हमने बोल दिया है, कुछ लक्षण इनमें धातुओं के हैं, कुछ लक्षण इनमें इनमें अधातुओं के भी हैं, इसलिए हमने इनको बोल दिया है उपधातु। बोरॉन, इनको याद रखना। सिलिकॉन, इसको याद रखना। जर्मेनियम, एग्जाम्पल के तौर पे इनको याद रखना। कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी देख लीजिए एक बार। अब तक हमें जितने एलिमेंट मिले हैं उनकी संख्या 100 से ज्यादा है। प्योर फैक्ट्स हैं ये, इनकी संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें 92 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। 100 एलिमेंट मिले हैं, उनमें 92 नेचुरल हैं और बाकी ह्यूमन मेड। 11 तत्व रूम टेम्परेचर पर गैसें हैं, ये इस बात को भी याद रखना। 2 तत्व, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पारा, अक्सर पारा को सब जानते हैं, मरकरी इसको बोलते हैं। मरकरी को सब जानते हैं। मरकरी अक्सर लोगों ने देखा हुआ भी होता है थर्मामीटर में, कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। वो व्हाइट कलर का चमकीला पदार्थ दिखता है, उसको वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और दूसरा, ब्रोमीन लोग कम जानते हैं इसके बारे में, इसलिए ये भी आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन में आपको ये भी डाला जा सकता है, इसलिए ब्रोमीन भी याद रखना, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। गैलियम व सीजियम, सीजियम रूम टेम्परेचर पर कमरे के तापमान 330 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले सकते हैं। अगर इनको सीजियम है, गैलियम है, अगर इनको थोड़ा सा हीट दे देंगे रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं। ये फैक्ट याद रखने के बाद अब आपका नंबर है क्या पढ़ने का। हमने क्या पढ़ा था? 2 तरीके के हमने शुद्ध पदार्थ पढ़े थे, एलिमेंट और कंपाउंड।
एलिमेंट हमने पीछे खत्म किए हैं। एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, राइट। अब हम किस पे आए हैं, अब हम आ रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों की नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यौगिक में क्या, यौगिक को हमने मिक्सचर में देखा था, मिक्सचर में क्या था कि उनमें कोई नियत अनुपात नहीं होता था, ठीक है। जबकि यौगिक में क्या है कि वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों की नियत अनुपात, अगर ए है, ए और बी मिले हैं तो इनका रेशियो फिक्स होगा 2:2 या 3:2, जो भी है वो एक फिक्स रासायनिक संयोजन रहेगा उनका। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो हम पाते हैं कि दिस इज ए कंपाउंड या मिक्सचर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब नियत अनुपात में होंगी चीजें तब उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के अनुसार अब इनका भाई प्रैक्टिकल है कि लोहे के चूर्ण को सल्फर पाउडर में पीसकर मिलाएं, लोहे के चूर्ण को चुंबकीय गुण की हम फिर जांच करेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिकल फॉर्म में है, इनको आप अपने लेबोरेटरी वाले प्रैक्टिकल से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ने वाली चीज है ये मिश्रण और यौगिक। जो मैंने पीछे बताया कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है, मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है, उसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जबकि मिक्सचर में, जबकि यौगिक में क्या होता है, एलिमेंट क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है इनका जो कंपोजिशन है वो कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन इनमें चेंज नहीं होता है, एक जो है वही रहेगा। मिश्रण का, मिक्सचर जो होता है, जो उपस्थित घटक है उनके गुण धर्मों को दिखाते हैं। जैसे कि नींबू पानी, नींबू पानी इज मोस्ट कॉमन एंड इजी एग्जांपल। उसमें नींबू का टेस्ट भी आएगा, पानी का भी आएगा और चीनी का भी आएगा। तो इनमें सारी चीजों के, इस मिश्रण में सारी चीजों के जो गुण हैं, जो फीचर्स हैं वो आपको दिखेंगे। जबकि कंपाउंड बन के तैयार होता है ये एकदम नए फॉर्म में होता है। इनके जो घटक होते हैं उनके भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पीछे हमने देखी थी भौतिक विधियां कौन कौन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन, सेपरेशन। इन सब विधियों के द्वारा मिश्रण के जो कंपोजिशन होती है उसको हम अलग कर सकते हैं। जबकि इसको इसको केवल केमिकल, रासायनिक या विद्युत रासायनिक के तरीके से ही अलग किया जा सकता है। ये तो हमारा क्या था, मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान होता है जो उसमें मिलते हैं। यौगिक का संगठन क्या होता है, पूरे पदार्थ में समान रहता है। पदार्थ देखते हैं थोड़ा सा और इस सारणी को, ठोस, द्रव, गैस, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध में क्या है, शुद्ध हमने दो तरीके से पढ़े थे, जल्दी जल्दी समझ लीजिए एक बार रिवीजन के लिए। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या था, मैंने बताया था वो नींव है, किसी भी पदार्थ की नींव है एलिमेंट। मतलब मकान बनता है तो उसकी सबसे पहले नींव तैयार होती है, तो नींव में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं आप। ऊपर अपना मकान का नक्शा बदल सकते हैं लेकिन नींव नहीं बदल सकते उसकी। तो जो एलिमेंट है वो किसी मकान की नींव है, तो किसी पदार्थ की एक नींव जैसी है, राइट। इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और पारा, मरकरी। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, इनका केमिकल कंपोजिशन समान, इनको केमिकल कंपोजिशन समान तो रखते ही हैं, साथ ही इनको विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही विघटित किया जा सकता है। पीछे जितनी मेथड हमने बताए थे, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन, इन सब के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, चीनी, नमक, ये सब चीजें हैं, इनको हम इस विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा मिश्रण, कंपोजिशन, ठीक है। मिश्रण हमने बताया था दो तरीके के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या था, होमोजेनस में ऐसे समान संगठन थे जिनको हम आंखों से नहीं देख पा रहे थे अब एक सॉल्यूशन बनने के बाद। जबकि विषमांगी में क्या था, जैसे पानी में बालू मिला दें तो बन जाएगा हेट्रोजेनस, और पानी में अगर चीनी मिला दें तो बन जाएगा हमारा होमोजेनस, ठीक है।
तो यहाँ से हम समांगी और विषमांगी यानी होमो और हेट्रो, ये दो चीजें जान सकते हैं। ये एक लास्ट है हमारा थोड़ा सा, इसको एक रिवीजन के तौर पे हम देख सकते हैं कि अब तक पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। पूरे चैप्टर में हमने देखा था मिश्रण, इनमें यौगिक और तत्व भी होते हैं। यौगिक में एक निश्चित रेशियो होता है, जबकि मिश्रण में एक निश्चित रेशियो नहीं होता है। मिश्रण को पृथक करने के लिए पीछे बहुत सारी विधियां थी, उनके द्वारा हम अलग कर सकते थे, जबकि यौगिक को अलग नहीं किया सकता। सॉल्यूशन पढ़ा था हमने। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजेनस मिक्सचर है, विलयन के बड़े अवयव को, यानी जिसमें हम मिलाते हैं, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, चीनी में पानी मिलाना, तो पानी है क्या हुआ, पानी सॉल्वेंट हुआ, चीनी क्या हुई, सॉल्यूट हुई। राइट। विलयन की सांद्रता उसकी इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। जितना विलेय की मात्रा, जितना सॉल्यूट मिला हुआ है उसकी इकाई यूनिट में, वही किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहा जाएगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन। राइट। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील आंखों से देखा जा सकता है, यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिए सब। हेट्रोजेनस मिक्सचर वही है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे पानी में हमने तेल मिला दिया, तेल अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है। पानी में बालू मिला दिया तो बालू अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है। राइट। तो इसको हमने क्या वो बोलते हैं, उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब आता है कोलाइड। कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कणों का आकार बहुत छोटा है कि उन्हें सरलता से नहीं देख सकते, लेकिन इतना बड़ा है कि वो स्कैटर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं लाइट का। और यहाँ पे क्या हमने इफेक्ट देखा था, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या था, टिंडल इफेक्ट में पाथ ऑफ लाइट देख सकते हैं, कहां से रोशनी आ रही है। माना एक कमरा है, यहाँ पे हल्का छेद है, कमरे में पूरा अंधेरा है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है छत से, तो हमें पूरे प्रकाश का मार्ग दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जंगलों में अक्सर देखा था, याद करिए जंगल वाला एग्जाम्पल। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। दिस इज द बेस एलिमेंट। ठीक है। रासायनिक यौगिक वह पदार्थ है जब दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित रेशियो होता है, उनका उसी अनुपात में बनाया जाता है, उनके रासायनिक संयोजन से निर्मित होता है। लास्ट पॉइंट है, यौगिक के गुण उसमें नए तत्वों से भिन्न होते हैं। जबकि दो कंपाउंड मिला दिए जाते हैं तो तीसरा जो दो एलिमेंट मिला के जो तीसरा कंपाउंड बनता है, इसके लक्षण ए और बी से कंप्लीटली अलग होंगे। राइट। ये अपने अपने गुण को दर्शाते हैं। कंपाउंड का जो गुण है वो अपना गुण रहेगा, उसमें क्या मिला हुआ है उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इस तरह दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।